नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्री आपका क्रैश कोर्स प्रोग्राम ये चल रहा है 151 वीडियो सीरीज के माध्यम से, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट प्रत्येक टॉपिक के लिए जो भी महत्वपूर्ण सेगमेंट हो सकते हैं, जो भी उस सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल तरीके से आपको कराया जा रहा है। ये सीरीज विशेषतः यूपीपीसीएस और समान रूप से आरओ के एग्जाम के लिए भी उपयोगी है ना। तो आज उस सीरीज का ये 20वां लेक्चर है। 19 लेक्चर इससे पहले अब तक हो चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है, उनको फॉलो नहीं किया है, तो उनको अच्छे से फॉलो कर लीजिए। और ये सीरीज किस शेड्यूल के अनुसार चल रही है, वो शेड्यूल आपको डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल के पिन मैसेज में मिल जाएगा, जिसमें प्रॉपर सिस्टमैटिक डे वाइज आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, किस सब्जेक्ट की क्लास किस दिन होनी है। तो पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि आप उस दिन आराम से सुबह पढ़ के आइए और शाम को यहां क्लास के साथ बैठिए और आराम से उसको रिवाइज कीजिए। तो इस इसके आज के दिन में हमें इंडियन ज्योग्राफी की, भारत के भूगोल की ये दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा में मैंने भारत का जो बेसिक परिचय हो सकता है, तट सीमा से लगे राज्य है ना, सीमा रेखा से साझा करने वाले राज्य, भारत का सामान्य परिचय, ये सब मैंने करा दिया है। तो आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आपको मेरी वो कक्षा मिल जाएगी, ठीक है। तो आज ये भारत के भूगोल की आपकी दूसरी कक्षा है, जिसमें हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे भारत का जो भौतिक विभाजन है। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं भारत के भौतिक विभाजन में क्या क्या किस किस तरीके से सिस्टमैटिक चीजें हैं। तो भारत का भौतिक विभाजन अगर मैं आपको यहां दिखाना चाहूं, है ना, ये है आपका प्यारा भारत, है ना, ये है आपका प्यारा भारत का मैप, ठीक है। और इस तरीके से जो है यहां ये गुजरात वाला एरिया और नीचे कोस्टल आ जाता है। तो ये आपके भारतीय मैप में सबसे पहले जो उत्तर का भारत का मैदान है, वो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, वो ये पूरा हिमालयी प्रदेश, और ऐसे यहां म्यांमार के पास यहां अक्ष संघीय नमन लेता हुआ, जिसको सिंटेक्सियल बॉन्ड अंग्रेजी में बोलते हैं, ये पूरा इसको कहते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। फिर इसके नीचे आ जाओगे तो जो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश से निकलने वाली नदियां हैं, वो यहां के इस मैदान को सिंचित करती हुई आती हैं, जिसको हम बोलते हैं उत्तर का मैदान। सबसे पहले उत्तर एवं उत्तर पूर्व, मतलब उत्तर और उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश है। दूसरे नंबर का जो एरिया है वो है आपका उत्तरी मैदान। तीसरे नंबर का फिर जो यहां से मध्य भारत की जो उठी हुई उच्च भूमि है, इस तरीके से पूरी नीचे तक, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं आपका प्रायद्वीपीय पठार, है ना, पेनिनसुलर प्लेटू। चौथा जो आपका विभाजन किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, भारतीय मरुस्थल, मतलब ये राजस्थान वाला एरिया, ये एरिया कहलाता है भारतीय मरुभूमि, भारतीय मरुस्थल भूमि। क्यों? क्योंकि यहां की भूमि में रेते की अधिकता है, मरुभूमि की अधिकता है, इसलिए इसको भारतीय मरुस्थल नाम दिया गया है। फिर आ जाते हैं 5वें नंबर पे तटीय मैदान। ये जो आपके ये जो कोस्टल प्लेन है दोनों तरफ, है ना, इधर है आपका पश्चिमी घाट, इधर है पूर्वी घाट, वो पर्वत श्रृंखला है। सबको अभी आगे बेहतरीन तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे, ये सिर्फ एक ओवरव्यू मात्र है। तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट, और ये हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान, ये हो जाएंगे पूर्वी तटीय मैदान। फिर द्वीप समूह जो आपके बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार पड़ता है, इधर अरब सागर में लक्षद्वीप समूह पड़ता है, इनको भी प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे। इनसे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या प्रश्न इनसे परीक्षा में पूछे गए हैं, सब मैं आपको बताऊंगा, सब मैं आपको समझाऊंगा। बस इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज में, जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो पूरा रेड वाला एरिया आपको दिख रहा है ना, ये पूरा क्या है, ये उत्तर और इधर नॉर्थ ईस्ट में भी चला जाता है। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं उत्तर और उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश, जिसमें मुख्यतः हिमालय पर्वत श्रृंखला है। पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला आपको उत्तर भारत और उत्तर पूर्व भारत में मिल जाएगी, ठीक है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है, बिल्कुल ठीक है। नवीनतम बलित पर्वत है, इसका क्या मतलब होता है ना, बलित पर्वत का क्या मतलब है, तो सबसे नवीनतम, विश्व के सबसे नवीनतम बलित पर्वतों में से है। माना जाता है कि यूरोपियन या यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट, पूरी पृथ्वी क्या है,
प्लेटें क्या हैं, कैसे समझ में आएगा? प्लेट समझो दूध के ऊपर जमी हुई मलाई, और उस मलाई के हो जाए टुकड़े। जस्ट इमेजिन, मोटी सी मलाई जमी हुई है और उस मलाई के टुकड़े हैं, है ना? तो क्या होगा, आप दूध को ऐसे करके हिला के देखना, जब हिलेगा मतलब पृथ्वी में आंतरिक हलचल होगी और वो प्लेट आपस में टकराएंगी। तो जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, यहां प्लेट मतलब स्थलखंड, मोटा सा प्लेट है, जब वो प्लेट आपस में से टकराएगी और मर्ज होगी तो बलन होगा। बलन होगा मतलब पृथ्वी का जो है क्या कहते हैं, जो पूरी प्लेट है वो इस तरीके से इवॉल्व हो जाएगी, इस तरीके से मुड़ जाएगी और नवीन बलयन हो जाएगा और बलित पर्वत का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से पर्वत का निर्माण होता है। पृथ्वी के ऊपर भी जैसे दूध में मलाई मक्खन तैरता है ना, ऐसे ही प्लेटें तैर रही हैं, बस वो अपेक्षाकृत थोड़ी सी ठोस हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको चित्र माध्यम से अच्छा सा बता दूंगा, ठीक है। सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैलाव है, यहां से निकलती है मानसरोवर झील के आसपास से सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी निकलती है, जो कि इधर बहती हुई निकल जाती है, और इधर निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। इस तरीके से दूसरे कलर से भी बना के दिखा देता हूं। ये यहां से ऐसे करके सिंधु नदी है और ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इधर सिंधु और ब्रह्मपुत्र, यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र इसकी देसी भाषा में कहे तो कोरिया है, मतलब इसकी क्या है, मतलब इसके जो है सीमाएं हैं कि इधर जो है ब्रह्मपुत्र है, इधर जो है सिंधु है। तो यह सवाल बड़ा अच्छा सवाल बन सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की अगर आपसे कहे कि पश्चिमी सीमा बनाती है, फैक्ट बिल्कुल राइट है, और सिंधु नदी हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, क्यों? क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट, 8,848.48 मीटर, है ना, लगभग 8.5 किलोमीटर, लगभग 9 किलोमीटर की हाइट का जो है माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो इसी पर्वत का भाग है। मतलब विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई लगभग कितनी है, मतलब ये वाली लंबाई की बात कर रहे हैं, कितनी है? 2400 किलोमीटर, है ना। जब भारत का मैं विस्तार आपको पढ़ा रहा था पिछली कक्षा में, तो मैंने आपको बताया था कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, 1 2 3 और 4 2933 किलोमीटर। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, मैंने आपको बताया था 2933 किलोमीटर। 3 3 9 और 2 बार हमने 3 लिखे। और ये जो विस्तार है भारत का, देशांतरीय विस्तार, जो ऐसे ऐसे अक्षांशीय विस्तार है, माफ कीजिएगा, वो कितना है? 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो है इस पूरे लगभग भारत में है, तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है आपकी 2400 किलोमीटर, इसकी लंबाई मानी जाती है। फिर आ जाइए इसकी चौड़ाई, जम्मू कश्मीर में तो 400 किलोमीटर है और अरुणाचल में 150 किलोमीटर। यहां देख रहे हो आप, यहां कितनी बड़ा ये रेड वाला जो एरिया है, यहां इसकी चौड़ाई देखो कितनी है, यहां से लेके यहां तक है, और अरुणाचल में थोड़ी सी चौड़ाई रह जाती है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि हिमालय पर्वत पश्चिम की ओर ज्यादा चौड़े हैं अपेक्षाकृत पूर्व की ओर, ऐसे ही स्टेटमेंट बन के सवाल में आएगा। और अगर आपको मैप पे इमेजिनेशन नहीं होगा, इसीलिए ये मैप लगा के लाता हूं, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इस स्टेटमेंट को ठीक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो गया? हिमालयी पर्वत श्रृंखला पश्चिम की ओर ज्यादा चौड़ी है अपेक्षाकृत पूर्व की ओर। पश्चिम की ओर की चौड़ाई कितनी है? 400 किलोमीटर, और पूर्व की ओर की चौड़ाई कितनी है? लगभग 150 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला के विषय में सामान्य सी जानकारी। अब हिमालय का उत्तर से दक्षिण विभाजन किस आधार पर करते हैं, ये भी समझ लेते हैं। जैसे ये आपका हिमालय पर्वत है ना, ये आपका हिमालय पर्वत है, तो पर्वत श्रृंखलाएं यहां समानांतर क्रम में हैं। ऐसे करके पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ऐसे करके पर्वत श्रृंखलाएं हैं समानांतर क्रम में, तो इनका इसी तरीके से समानांतर विभाजन किया जाता है। सबसे ऊपर पड़ता है ट्रांस हिमालय, है ना, या सबसे पहला बना हुआ भी हिमालय की परतदार संरचना में सबसे पहले बना है ट्रांस हिमालय, और सबसे उत्तर की तरफ, मतलब ये जो विभाजन है ये नॉर्थ टू साउथ है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो सबसे पहले कौन सा बना? ट्रांस हिमालय। उसके बाद जो उसके नीचे है वो है महान हिमालय। महान हिमालय, या इसको बोलते हैं हम बृहत हिमालय, भी कहीं कहीं लिखा आपको मिलेगा। फिर है निम्न हिमालय या मध्य हिमालय, या इसको बोलते हैं हिमाचल हिमालय, आप जो है इसको मध्य हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है बाह्य हिमालय या
शिवालिक हिमालय, और इनकी उत्पत्ति भी इसी क्रम में हुई है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना है, फिर महान हिमालय बना है, महान या बृहत हिमालय, फिर मध्य या लघु हिमालय बना है, फिर बाह्य या शिवालिक हिमालय बना है। ठीक है, तो इसी क्रम में इनकी उत्पत्ति हुई है और इसी क्रम में इनका उत्तर से दक्षिण की ओर वर्गीकरण है। यह वर्गीकरण भी आपसे नॉर्थ टू साउथ के रूप में क्रोनोलॉजी लगाने को कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब एक एक को पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा ट्रांस हिमालय, दोबारा बता रहा हूं, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर आपका है महान या बृहत हिमालय, फिर आपका है लघु या मध्य हिमालय, और चौथे नंबर पे आपका पड़ता है शिवालिक रेंज, शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो सबसे दक्षिणतम कौन सा है? शिवालिक। सबसे उत्तरतम कौन सा है? सर ट्रांस हिमालय है। फिर आप देखो समझो, ट्रांस हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय के भी क्या महत्वपूर्ण चीज है इसकी, ये जो ऊपर वाली तीन श्रेणियां हैं, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तीनों ट्रांस हिमालय का भाग है। न जाने कितनी बार पूछी गई हैं। देखो मैं मार्क कर रहा हूं, ये रही कराकोरम, ये रही लद्दाख और ये रही जास्कर, और एक इधर पड़ती है कैलाश रेंज, मतलब जास्कर के समानांतर। तो ये चार रेंजें किसका भाग हैं? ये चारों रेंजें ट्रांस हिमालय का भाग हैं। और ट्रांस हिमालय का ये जो है कार्यक्रम आपसे कई बार पूछा गया है, यानी कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, जास्कर KLJ। ठीक है, तो KLJ इसको याद कर लेना, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर कई बार पूछा गया है उत्तर से दक्षिण लगाने के लिए, है ना। आप PYQ करते होंगे तो आपको पता होगा। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है, मैंने आपको बता ही दिया, सबसे उत्तरतम श्रेणी है, सबसे प्राचीन श्रेणी है। विस्तार कहां से कहां तक है? पश्चिम से पूर्व की ओर, इधर से इधर लगभग 1000 किलोमीटर, और चौड़ाई इसकी कितनी है? लगभग 40 किलोमीटर। टोटल चौड़ाई कितनी थी? सर 400 से 150 किलोमीटर तक थी, कि पश्चिम की तरफ 400 है और पूरब की तरफ 150 है, उसमें से लगभग 40 किलोमीटर, यानी उतना बड़ा अभी ये ट्रांस हिमालय नहीं है। एक फैक्ट हमारे ध्यान में ये भी आया। फिर सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश के उत्तरी ढाल से है, इसी का लद्दाख, जास्कर, सॉरी कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और जास्कर के इधर की तरफ पूर्व की तरफ समानांतर श्रेणी है कैलाश। कैलाश के पास ही पड़ती है मानसरोवर, वहीं से उद्गमित होती है कौन सी? आपकी सिंधु नदी। ठीक है, और विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी, क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट पूरी तरह से कहां पड़ती है? माउंट एवरेस्ट आपकी पूरी तरह से नेपाल में पड़ती है ना, पूरी तरह से नेपाल में पड़ती है माउंट एवरेस्ट। तो ये विश्व की तो सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछे तो वो कौन सी है? K2 या गार्डविन आस्टेन। और K2 कहां पड़ती है? K2 आपकी पड़ती है गार्डविन आस्टेन। इन्होंने, और मैं डीपर आपको बता देता हूं, ये पड़ती है कराकोरम रेंज में। ठीक है, कराकोरम और लद्दाख के मध्य कहीं कहीं में लिखा मिलेगा, लेकिन कराकोरम रेंज में ये जो है पड़ती है। तो तीन श्रेणियां हैं, मतलब उसका भी उपवर्गीकरण है। जैसे हिमालय को 4 पार्ट में बांटा, भाई सबसे ऊपर ट्रांस, 10 बार बोलूंगा ताकि याद हो जाए। ट्रांस के बाद महान या बृहत, महान के बाद लघु या मध्य। याद कैसे करोगे भाई? सबसे पहले क्या आएगा? महान हिमालय तो आएगा, और महान आदमी कैसा होगा? बृहत होगा। ट्रांस तो सबसे ऊपर है, महान और मध्य में कंफ्यूजन हो जाता, तो महान आएगा, महान होगा तो वो बृहत होगा, फिर जो लघु होगा वो मध्य होगा, तो लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय 4 हैं। ट्रांस के भी 3 पार्ट में 3 समानांतर श्रेणियां हैं। कौन सी? सबसे ऊपर कराकोरम, फिर जो है लद्दाख, फिर जो है जास्कर, और जास्कर के समानांतर पूर्व की तरफ एक और श्रेणी पड़ती है जिसका नाम है कैलाश। कैलाश के पास ये एक झील पड़ती है मानसरोवर, जहां से सिंधु नदी उद्गमित होती है। ठीक है, चलिए और दूसरी बात, इसी में ही जो भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है कौन सी? गॉडविन आस्टेन या K2, लगभग 8600 मीटर। वो भी कहां पड़ती है? वो भी ट्रांस हिमालय का भाग है, या मैं यूं कहूं कि कराकोरम और जो है लद्दाख की रेंज के बीच का भाग है। ठीक है, चलिए दूसरा हिमालय देखते हैं, महान या बृहत हिमालय। महान या बृहत हिमालय। ठीक है, महान हिमालय, हिमाद्री भी इसको बोलते हैं, या बृहत हिमालय भी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं? तो महान हिमालय की चोटी है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी? ये रही, है ना, कौन सी? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट ये रही, यहां कहां? सिक्किम से पश्चिम की तरफ नेपाल में पड़ती है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नेपाल में विश्व की सबसे 8848.86 मीटर। और कंचनजंगा भी इसी का पार्ट है, जो कहां पड़ती है? जो आपके सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर पड़ती है, कंचनजंगा। याद हो गया?
आगे चलते हैं, ठीक है। तो कंचनजंगा हो गई, है ना, कंचनजंगा हो गई, और आपके जो है माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो गया। माउंट एवरेस्ट के बाद ये 3 क्रम से पर्वत है। माउंट एवरेस्ट के बाद मकालू पड़ता है, मनसालू पड़ता है, और फिर जो है मकालू, मनसालू, एवरेस्ट और कंचनजंगा। ये क्रोनोलॉजी है, क्रम से है। क्रोड़ क्या है इसका? ग्रेनाइट से निर्मित है, कोई दिक्कत नहीं है। औसत ऊंचाई 6000 किलोमीटर है, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन याद रखना लंबाई इसकी कितनी है? 2400 किलोमीटर। कैसे? क्योंकि पूरा यहां से लेके और पूरा नॉर्थ ईस्ट तक जा रहा है, मतलब हिमालय की जितनी टोटल चौड़ाई है, महान हिमालय पूरी चौड़ाई में फैला हुआ है। और हिमालय की पूरी चौड़ाई कितनी थी? लगभग 2500 किलोमीटर या 2400 किलोमीटर। एनसीईआरटी के अनुसार 2400 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 25 किलोमीटर। फिर से पीछे याद करोगे, उसकी लंबाई कितनी थी? उसकी लंबाई 1000 किलोमीटर थी ट्रांस की। फिर मध्य या महान हिमालय या बृहत हिमालय, महान या बृहत हिमालय है, इसकी चौड़ाई कितनी है? पूरी 2400 किलोमीटर है। इसकी 2-3 प्रमुख चोटियां कौन सी हैं? माउंट एवरेस्ट जो है, यही स्टेटमेंट दे देगा, माउंट एवरेस्ट महान या बृहत हिमालय का भाग है। आपको नहीं पता होगा, सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बढ़िया सवाल यहां से बनने की जो है संभावना है। सबसे अधिक सतत श्रृंखला, मतलब लगातार चलती हुई श्रृंखला है, गैप इसमें बहुत कम है। चलिए अगली 2 देखते हैं, लघु या मध्य हिमालय। सबसे फिर याद करा रहा हूं, इसलिए कई बार सवाल पूछा गया है, ट्रांस, महान या बृहत, लघु या मध्य, और चौथे नंबर का शिवालिक। ध्यान रखना, कैसे भी याद कर लेना। शिवालिक 4 श्रेणियां हैं, 2 हमने देख ली, ट्रांस देख ली, महान बृहत देख ली। अब लघु या मध्य पे चलते हैं। लघु या मध्य हिमालय, इसको हिमाचल हिमालय भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसकी हाइट कितनी है? ये अपेक्षाकृत कम ऊंचा है, मैंने आपको बताया। ट्रांस सबसे ऊंचा, फिर औसत हाइट में, फिर महान, फिर बृहत, जो है महान के बाद मध्य, मध्य के बाद शिवालिक, ठीक है। तो क्या है? औसत चौड़ाई कितनी है? 50 किलोमीटर, यानी ये चचा सबसे चौड़े अभी तक आए हैं। ऊपर वाले कितने थे? सबसे पहले वाले सबसे कम 40 किलोमीटर थे। फिर ये महान या बृहत हिमालय आपका 25 किलोमीटर चौड़ा था। लघु या मध्य हिमालय आपका 50 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं? पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत। ये यहीं पढ़ेंगी, जास्कर के बाद पड़ती है पीर पंजाल, फिर महाभारत और धौलाधर, तो यहीं पड़ती हैं। कभी कभी आपसे चारों क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, सबसे ऊपर कराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। कैसे याद कर लेना? पीर पंजाल चौथे नंबर की है, पीर पंजाल को कर लो पैर पंजाल। तो पैर कहां होंगे? सबसे दक्षिण में ही होंगे ना, तो पैर पंजाल है, ठीक है। फिर धौलाधर पड़ जाती है। पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध है, आप जो भी पहाड़ी नगर घूमने जाते हैं वो सब किस हिमालय में पड़ते हैं? ये सवाल भी आपसे पेपर में पूछा गया है, कहां पड़ते हैं? लघु या मध्य हिमाचल में। प्रमुख घाटियां हैं यहाँ, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली जो आप घूमने जाते हो वो सब, ठीक है। कांगड़ा घाटी, ये सब कांगड़ा और कुल्लू हिमाचल प्रदेश की है, कश्मीर की है। निर्माण अत्यधिक संपीड़ित एवं पर्वतीय शैलों से, ये आपके काम का नहीं है। तो इसके बाद क्या आ गया? बृहत हिमालय, महान या बृहत के बाद आ गया लघु या मध्य हिमालय, ठीक है। फिर आते हैं बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। नदी यहां से बह के आ रही है, बड़े बड़े पत्थर ला रही है, पत्थर जो है मिल मिल के यहां जमा हो गए, उन्हीं पे पर्वत सा निर्माण हो गया। ये कौन सी श्रेणी हो गई? शिवालिक श्रेणी हो गई, सबसे दक्षिणतम। हाइट इसकी सबसे कम है, ज्यादा हाइट नहीं है, लगभग 1 किलोमीटर 900 से 1000 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर। यहां काफी चौड़े हैं और यहां बिल्कुल पतले से हैं, 10 से 50 किलोमीटर। हिमालय की सबसे बाह्य या सबसे दक्षिणतम श्रृंखला में कहूं तो सही होगा। दून, जितनी भी दून पड़ती हैं लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटियां हैं, देहरादून, पाटली दून, है ना, ये सब देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, ये सब दून घाटियां जो पड़ती हैं, दून घाटियां जो पड़ती हैं वो सब शिवालिक में पड़ती हैं। और पहाड़ी नगर जो आपके पड़ते हैं, घाटियां जो पड़ती हैं, मतलब घाटी ऊपर पड़ रही है, उसके नीचे दून पड़ रही है। 10 बार बोलो घाटी दून, घाटी दून, घाटी दून, घाटी दून, अपने आप याद हो जाएगा, पेपर में अपने आप याद आएगा। घाटी दून मतलब घाटी अगर पूछेगा तो वो कहां है? वो आपके मध्य या जो है मध्य हिमालय में, लघु या मध्य हिमालय में। और दून अगर आपसे पूछ ले वो कहां है, तो वो मध्य हिमालय से शिवालिक के बीच में या शिवालिक के आसपास, ठीक है। ये सवाल आपसे पूछे गए हैं पेपर में, इसलिए इतना दिमाग मार रहा हूं। याद रखना, नॉर्थ ईस्ट में ये वाला जो है, अभी आगे बताऊंगा, ये एरिया तो आपके हिमालय का भाग है,
लेकिन ये जो गारो खासी जयंतियां आप देख रहे हो ना, ये हिमालय का भाग नहीं है। बीच में पड़ जा रही है ब्रह्मपुत्र नदी और गारो खासी जयंतियां आपका ये जो प्रायद्वीपीय भाग पढ़ाऊंगा मैं इस तरीके से भारत का, उसका भाग है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पहली बार पता चला हो, गारो खासी जयंतियां प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये भी एज इट इज स्टेटमेंट आपको दे देगा, तो जिनको पता है वो सही कराएंगे, वरना बहुत सारे लोग तो नॉर्थ ईस्ट के पर्वत श्रृंखला का ही भाग समझेंगे। चलिए अब आ जाते हैं उत्तर पूर्व हिमालय पर। ये आप देखो हिमालय यहां आके ऐसे सिंटैक्सियल बॉन्ड लिया, तो यहां पे कुछ जो है महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां पड़ती हैं, है ना, पटकोई बुम, नागा, मिजो श्रेणी, है ना, और यहां भी कई सारी पड़ती हैं, है ना, यहां भी कई सारी पड़ती हैं। डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकोई बुम, ये पड़ती हैं। डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, है ना, ये चार श्रृंखलाएं ऊपर पड़ती हैं, ये भी हिमालय का भाग है। डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी और चौथी पटकोई बुम, फिर नागा और फिर मिजो। मैंने आपको ये वाले 3 राज्य याद करने की भी ट्रिक बताई थी, क्या बताओ, जिसने क्लास देखी होगी इसको पता होगा। नमामि मतलब पहले नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है, मिजोरम के बगल में त्रिपुरा है, और ऐसे 3 है, सबसे ऊपर अरुणाचल, फिर असम, फिर मेघालय। तो 3 ये और 1 ये, टोटल 7 सिस्टर। क्रोनोलॉजी से, क्रम से याद करने की दोबारा बता दे रहा हूं, अरुणाचल, असम, मेघालय, फिर नीचे त्रिपुरा, और इधर आ जाओगे तो ये 3 नमामि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, टोटल 7 सिस्टर्स ये यहां हैं। ये जो आप गारो खासी जयंतियां देख रहे हो, ये जो है आपके हिमालय का भाग नहीं है, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है, तो यहां ये महत्वपूर्ण उत्तर पूर्वी हिमालय का विभाजन है। ये हिमालय का विभाजन जो हमने अब तक पढ़ा, ये हिमालय का विभाजन तो जो है पर्वत श्रृंखलाओं की क्रमबद्धता के स्वरूप में है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई बड़ी सोसाइटी में जाओ जो बनी हुई होती है, तो ए ब्लॉक मतलब पूरा एक जो समानांतर श्रेणी है, पीछे वाला बी ब्लॉक होगा, फिर सी ब्लॉक होगा, है ना, इस तरीके से। लेकिन ऐसे ऐसे भी तो विभाजन हो सकता है किसी आधार पे कि पहली गली के इधर वाले, दूसरी गली के इधर वाले फ्लैट, तीसरी गली के इधर वाले फ्लैट। तो ऐसे ही हिमालय का समानांतर विभाजन जो था वो तो हमने देख लिया। फिर रिपीट कर रहा हूं, ट्रांस हिमालय, महान या बृहत हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय जो लघु या मध्य हिमालय आपका, उसमें क्या थे, उसमें आपके पहाड़ी नगर थे, और फिर नीचे शिवालिक में जो दून पड़ रही थी वो थी। ठीक है, कोटली दून, पाटली दून, देहरादून, ये सब। अब इसके सिवा क्योंकि हिमालय से होके बहुत सारी नदियां भी निकल रही हैं, तो नदियां भी तो हिमालय को बीच में से काट रही होंगी, काट रही हैं सर, नदियां हिमालय को बीच में से काट रही हैं। एक महोदय आए, सिडनी बुरार्ड महोदय। ठीक है, सिडनी बुरार्ड, इन्होंने जो है मैप पे ये चीज थोड़ी सी दिमाग लगाई और नया कॉन्सेप्ट दे दिया, क्या, हिमालय का नदी तंत्र के आधार पर प्रादेशिक विभाजन। कैसे, नदी तंत्र के आधार पर। देखो इन्होंने इस तरीके से दिखाया कि भैया 5 बड़ी नदियां हिमालय को डिवाइड कर रही हैं। सबसे पहले तो यहां से सिंधु नदी निकल के बह रही है, इंडस, सिंधु। फिर इन्होंने दूसरी दिखाई सतलज, है ना, क्योंकि सिंधु सतलज के बीच में ये ऊपर की 4 बड़ी रेंज, जो 3 बड़ी रेंज ट्रांस का भाग थी, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और चौथी जो महान या बृहत हिमालय का भाग थी, कौन सी, पीर पंजाल। इन चारों श्रेणियों को इन्होंने इसमें लिया और इसका नाम दिया पंजाब हिमालय। फिर दूसरी सतलज और तीसरी नदी आई काली, है ना, इसके बीच में डिवाइड कर दिया। काली के बाद आई तीस्ता, सिक्किम से बहती हुई निकलती है तीस्ता रिवर, इसके आधार पर डिवाइड कर दिया। और चौथी आई दिहांग, 5वीं नदी आई दिहांग, इसके आधार पर। मतलब 5 नदियों ने 4 हिस्सों में हिमालय को बांट दिया। नदियां कौन सी, सा, सिंधु सतलज, काली, तिस्ता, दिहांग। तो सा का ता द। ठीक है, कैसे भी याद कर लेना, सिंधु सतलज, काली, तिस्ता, दिहांग। 5 बार मैप पे बैठ के बनाओगे सिंधु सतलज, काली, तिस्ता, दिहांग, अपने आप याद हो जाएगा। यहां से भी कई बार सवाल पूछे गए हैं कि फलाना हिमालय किन नदियों के बीच में पड़ता है, ढिकाना हिमालय किन नदियों के बीच में पड़ता है, या ये हिमालय किन 2 नदियों के जो है उस पे है, या इन दोनों नदियों के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है। घुमा फिरा के मैचिंग में सवाल कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना, सिंधु सतलज, काली, तिस्ता, दिहांग। ठीक है, अब सिंधु सतलज के बीच जो हिमालय बनना है उसको बोल रहे हैं पंजाब हिमालय। सोचो यहां पंजाब वाला एरिया है नहीं है भाई, सिंधु और सतलज के बीच में पंचनद है, 5 नदियों से जाया हुआ क्षेत्र क्या हो गया, पंजाब हिमालय। इसके बाद जो दूसरा हिमालय है वो है कुमायूं हिमालय। क्यों,
क्योंकि सतलज और काली नदी के बीच में कुमाऊं वाला पूरा एरिया पड़ रहा है ना, उत्तराखंड हिमाचल वाला एरिया पड़ रहा है, तो ये हो गया कुमाऊं हिमालय। फिर काली और तिस्ता के बीच में पूरा नेपाल पड़ गया, इसलिए इसको नाम दे दिया नेपाल हिमालय। फिर तिस्ता और दिहांग के बीच में पूरा असम वाला एरिया पड़ गया, इसलिए इसको नाम दे दिया असम हिमालय। तो इस तरीके से सिडनी बुराड महोदय ने नदी तंत्र के आधार पर हिमालय का विभाजन किया। पहला पंजाब हिमालय, मन में सोचो, यहां मत देखो किस नदी के बीच में मास्टर ने बताया, सिंधु सतलज के बीच में बताया। सिंधु सतलज कितनी इसकी लंबाई है, मतलब ये वाला एरिया कितना है, लगभग 500 किलोमीटर। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं होते हैं, 500 बताया, 5 एक नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। चलो दूसरा कुमाऊं हिमालय है। इमेजिनेशन ऐसी बनाओ कि भाई पंजाब उधर है तो पंजाबी तो पहले होगा, फिर कुमाऊं वाला एरिया पड़ता है, हिमाचल और उत्तराखंड वाला तो कुमाऊं होगा, फिर नेपाल पड़ता है। सारा खेल ज्योग्राफी में इमेजिनेशन का है, सारा खेल मैप का है। कुमाऊं हिमालय कहां पड़ेगा, सतलज और काली नदियों के बीच। इसकी लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर। सबसे बड़े एरिया में जो है वो है नेपाल हिमालय, पूरा फैला पड़ा है। सिंधु सतलज काली और तिस्ता के बीच में बहुत बड़ा एरिया है, ये पूरा बोलते हैं नेपाल हिमालय, काली और तिस्ता नदियों के बीच में 800 किलोमीटर। और काली नदी भारत और नेपाल की भी लगभग प्राकृतिक सीमा बनाती है। चौथे नंबर पर असम हिमालय, तिस्ता और दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी, कहीं कहीं दिहांग भी, क्योंकि इसका नाम भी वही दिहांग ब्रह्मपुत्र ही है, ठीक है, उसी का नाम है। ये कितना है, 720 किलोमीटर। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा हो गया, नेपाल हिमालय। आप सोचो नेपाल ऐसे फैला हुआ है तो भैया बड़ा हिमालय तो यही तो देंगे, जो वाला घर में ज्यादा फैल जाता है, सोन पपड़ी का बड़ा टुकड़ा उसे ही मिलता है। बिल्कुल लेट जाओ मम्मी मैं ही खाऊंगा तो सोन पपड़ी सबसे ज्यादा आपको मिलेगी, वो बात अलग है, आपको पसंद ना हो, ठीक है। मैंने तो किया है ऐसे, तो मुझे ज्यादा मिल जाती थी। तो ऐसे ये फैला हुआ है नेपाल, तो इसे क्या हुआ, सबसे ज्यादा एरिया दे दिया। बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा, सर बिल्कुल याद रहेगा। दैनिक जीवन से चीजें कनेक्ट करो, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन है, तो कुमाऊं हिमालय है ना, म्याऊं म्याऊं सा कर रहा है, बिल्ली सा है, सबसे छोटा सा है कुमाऊं हिमालय, ठीक है। तो 4 नदियां, फिर बता रहा हूं 5 नदियां, सिंधु सतलज काली तिस्ता दिहांग, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो ये नदियों के आधार पर सिडनी बुराड महोदय ने हिमालय को 4 प्रकारों में विभाजित किया, जिसमें सबसे बड़ा नेपाल हिमालय है, सबसे छोटा कुमाऊं हिमालय है, ठीक है। भारत के प्रमुख हिमनद क्या होते हैं समझिए। हिमनद वो श्रृंखलाएं हैं, वो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो पूरे वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। मतलब मैं ये कहूं कि अगर बर्फ की नदियां, तब भी सही शब्द होगा हिमनद है, या नदियों के स्रोत, बड़े बड़े ग्लेशियर अंग्रेजी में बोलते हैं, हिमनद है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन से बड़े ग्लेशियर पड़ते हैं, बड़ा सिगरी, छोटा सिगरी और सोना पानी, ठीक है। ये ऊपर ही पड़ेंगे, सबसे ऊपर उसमें देख लो लद्दाख में कौन कौन से ग्लेशियर पड़ते हैं, सियाचिन, भारत का सबसे बड़ा हिमनद ये है पूरा सियाचिन, और स्ट्रेटेजिकल व्यू से भी ये काफी महत्वपूर्ण है सियाचिन, ठीक है। फिर आ जाओ उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम, पिंडारी, ये तो आपको पता ही होंगे। तो कई बार इनका मैच दी फॉलोइंग आ जाता है कि फलाना ग्लेशियर कहां है, तो उत्तराखंड के गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी ये तो आपको पता ही है ना, यहां से जो है गंडक नदी निकलती है, ये सब आपको पता ही है। बड़ा सिगरी, छोटा सिगरी, सोना पानी, मतलब जिसके पास जिगर है उसी के पास खाना पानी होगा। तो बड़ा सिगरी, छोटा सिगरी, सोना पानी कहां है, सब हिमाचल प्रदेश में है। लद्दाख का सियाचिन है ना, सियाचिन, बाल्टारो, हिस्पर, बफाओ, ये सब यहां पड़ते हैं। हिस्पर पूछा गया है। और सिक्किम में एक ग्लेशियर पड़ता है जेमू, है ना, जेमू, वो सिक्किम का है ना। ये गंगोत्री, मिलाम, पिंडारी, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब कहां है, आपके उत्तराखंड के। तो ये आपको थोड़े से भारत के प्रमुख हिमनद याद होने चाहिए। अब देखते हैं भारत की प्रमुख घाटियां। घाटियां क्या होती हैं, पहाड़ों के नीचे वाला थोड़ा सा एरिया, थोड़ा सा प्लेन हो जाता है, जहां बसावट होती है, जहां लोग रहते हैं, वो मुख्यतः घाटियां कहलाती हैं। वो एरिया वो क्या है, घाटियां हैं। कौन कौन सी प्रमुख घाटी है, नुब्रा घाटी है, मरका घाटी है, ये कहां पड़ती है, लद्दाख में, ठीक है। मैप पे अगर आप देखोगे तो ये यहां नुब्रा और मरखा घाटी पड़ जाएगी। नुब्रा वैली और मरखा घाटी ये कहां पड़ेंगी, लद्दाख में, ठीक है। अब लद्दाख है, लद्दाख वाले कितना आंदोलन कर रहे हैं, तो बोले नू बता, नुब्रा नू बता, तुम आंदोलन क्यों कर रहे हो, बोले मर जा, हम मर रहे हैं, मरखा, हम मार खा रहे हैं, मर रहे हैं, चाइनीज आके परेशान कर लेते हैं कभी कभार, है ना। तो ये सब क्या है, लद्दाख में हो रहा है। तो बोले लद्दाख में नू बता, तुम क्यों आंदोलन कर रहे हो, नुब्रा, मरखा, बोले हम मार खा रहे हैं इसलिए आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश में आ जाओ, कुल्लू, कांगड़ा, ये तो आपको पता ही है।
चंबा, सांगला, लाहौल स्पीति और पिन वैली, ये सब आपको प्राय याद होती है। कुल्लू मनाली आपको याद है हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, फिर लाहौल स्पीति घाटी भी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है ना। यही 3 आपसे पेपर में खूब पूछी गई हैं। सांगला भी पूछी गई है, सांगला को भी ध्यान रखना, सांगला लोग नॉर्थ ईस्ट में कर देते हैं, इधर ध्यान रखना। फिर नेलांग और फूलों की घाटी, फूलों की घाटी पार्क भी है ना, राजाजी पार्क, फूलों की घाटी, तो ये सब नेलांग और फूलों की घाटी कहां आपके पड़ रही हैं, उत्तराखंड में पड़ रही हैं, फूलों की घाटी उत्तराखंड, ठीक है। फिर यूथांग घाटी कहां पड़ेगी, सिक्किम में पड़ेगी। ये कैसे याद होंगी, बार बार देखो इनको, ये सब एनसीईआरटी वाले सवाल हैं, है ना, और पीवाईक्यू में आपसे खूब पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको यहां इनको कराना उचित समझ रहा हूं। नेवरा घाटी कहां पड़ती है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, चाय बागान के जो उत्पादन है, नेवरा घाटी। एक अभी आगे और पढ़ेंगे अकरा वैली, ठीक है, वहां की कॉफी बहुत फेमस है, विशाखापत्तनम साइड, ठीक है। चलो नेवरा ये कहां पड़ेगी, आपकी पश्चिम बंगाल में। शांत घाटी आपको पता है केरल में है। जूकू है ना, तो वो पूछ रहा है जूकू, तू ये बता जूकू जाएगा मतलब जूकू जाएगा क्या, जू क्या होता है, जहां सारे पशु पक्षी होते हैं, बोल के नागा ना, वहां नाग है, मैं नहीं जाऊंगा, नागालैंड। तो जूकू घाटी जो है आपकी कहां पड़ती है, नागालैंड में पड़ जाती है। चुंबी वैली आपकी कहां पड़ती है, सिक्किम में। सिक्किम भी क्या कर रहा है देख लो मैप में, है ना, ऐसे एकदम चिपका हुआ सा है ना, चिंबू सा है, तो वही चिंबी घाटी आपकी, चुंबी घाटी कहां है, सिक्किम में है। बराक घाटी, तो बराक नदी असम में बहती है, वहीं बराक घाटी है उसी के नाम पे। अराकू या अरकू वैली आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ती है, पूर्वी घाट का हिस्सा है ना, विशाखापत्तनम इसमें लिखा हुआ है, या आप आंध्र प्रदेश मान लो, तो अरकू वैली। तो ये प्रमुख घाटियां थी जो मैंने आपको याद करा दी, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखोगे, कई बार परीक्षाओं में यहां से सवाल पूछ, कई बार क्या घाटियां पूछी जाएंगी, तो इससे बाहर नहीं होगा, ठीक है। अभी बाद में 10 मिनट में रिवीजन करेंगे, उसमें भी मैं आपको सब एक बार याद करा दूंगा। अब देख लेते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। दर्रे क्या होते हैं, आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए। तो 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पतला सा स्थान होता है जो निकलने इत्यादि के लिए हेल्प करता है ना, वो उसको बोलते हैं हम दर्रा। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दर्रा। 2 घाटियों के बीच निकलने का स्थान है, उसको बोलते हैं दर्रा। अब वो दर्रा क्या काम करेगा, दर्रे से होकर लोग पास होते हैं, वहां से व्यापार होता है, मतलब पर्वत रेंजेस को पार करने के जो बीच में माध्यम होते हैं वो दर्रा कहलाते हैं। कौन कौन से प्रमुख दर्रा हैं, कराकोलम, खारदुंगला, जोजिला, चांगला, है ना। तो पहले तो ये तीनों लाला वाले याद करो। लाला मेरी मां के कंगन वापस दे दे तू वाला लाला नहीं है ये, है ना। तो खारदुंगला, जोजिला, चांगला, और कहां है सब, लद्दाख में। ला से मिले ला, हमसे मिले तुम, हो गए सनम, मतलब बात समझ में आ गई। कराकोरम, खारदुंगला, नांगला, ये सब लाला वाले जितने दर्रे हैं वो सब कहां है, आपके लद्दाख में। फिर पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल, क्या कैसे याद करोगे, बुर्जिल, जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजी पहले होती थी, बुजदिल लोग होते थे, बुजदिल लोग हैं। बनिहाल, बुरा हाल करते रहते हैं, बनिहाल मतलब बुरा हाल करते रहते हैं। मैक्सिमम लोग वहां बढ़िया हैं, 4-6 शैतान को खोपड़ी जो है वो सब जगह होते हैं, वहां भी हैं। बुजदिल लोग हैं जो पत्थर फेंकते हैं, तो बुर्जिल मतलब बुजदिल, बनिहाल बुरा हाल, पीर पंजाल उनके पैरों को जो है उनके पैरों को जो है पीर पंजाल, पैरों को बांध दो जाल से, ठीक है। कैसे भी याद कर लो, बात याद रहनी चाहिए, पेपर में क्लिक होना चाहिए सवाल। तो बुजदिल, बुर्जिल दर्रा है जम्मू कश्मीर, है ना। बनिहाल बुरा हाल कर देते हो, पीर पंजाल पैर बांध दो पंजाल से, ठीक है ना। चलो फिर आ जाओ, सिपकीला, बड़ा लाचा, रोहतांग, यांगजी दीवान और देवसा। तो हिमाचल, तो इसको कैसे याद करोगे कि रोहित का, इसकी ट्रिक है, रोहित का बड़ा किला कहां है, हिमाचल में है भाई। रोहित नाम का एक लड़का है, उसका बड़ा सा किला है, कहां है, हिमाचल में। तो रोहित मतलब रोहितांग, है ना, बड़ा मतलब बड़ा लाचा, किला मतलब शिवकिला, और हिमाचल में मतलब हिमाचल प्रदेश। तो ये तीनों आपसे खूब पूछे गए हैं। फिर आ जाओ, माना, नीति, लिपुलेख और मुलिंगला। तो मुलिंगला को थोड़ा सा ध्यान रखना, रिसेंटली किसी पेपर में पूछा गया था, तो ला के चक्कर में लद्दाख लगा दिया था। मुलिंगला, तो हेमा मालिनी, हेमा मालिनी आपको याद है, मालिनी, तो हेमा मालिनी उत्तराखंड में रहती है, और किसी को मुलिंगला मुंह नहीं लगाती भाई, हेमा मालिनी उत्तराखंड में रहती है। तो हेमा तो काट दो, मालिनी से पकड़ो, तो 3 दर्रे हो गए, माना, नीति और लिपुलेख, ठीक है। मालिनी, माना, लिपुलेख और नीति, तीनों दर्रे हो गए, किसी को मुंह नहीं लगाती। मुलिंगला कहां रहती है, उत्तराखंड में रहती है, हो गया याद। चलो आगे चलो,
जिसको अपनी ट्रिक से याद हो रहने देना, जिसको ना याद हो वो यहां से रुक के इसको याद कर जाना। नाथुला और जेलेपला, तो नाथू का सिक्का क्या हुआ, जल गया, मतलब नाथुला, और सिक्का मतलब सिक्किम, जेलेपला मतलब जल गया, तो नाथुला जेलेपला। बोमडिला, दिफू, सेला, यांगयाप और पाडसांग, इनको थोड़ा याद कर लेना, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला, दिफू है ना, बोमडिला, दिफू, आपसे बोमडिला, दिफू और सेला ये खूब पूछे गए अरुणाचल प्रदेश में। तुजू, अब तुजू देखो, जुकू जो था वो नागालैंड में था, जुकू क्या थी, घाटी, लेकिन तुजू जो है वो आपका मणिपुर में है, ठीक है। तो तुजू कहां है, मणिपुर में है, ठीक है, याद रखोगे तुजू कहां है, मणिपुर में है। थालघाट, भोरघाट ये कहां पड़ते हैं, आपके महाराष्ट्र में। फिर पड़ता है जो है पालघाट, कहां पड़ता है, केरल में। तो इनको कैसे याद करोगे, थालघाट, भोरघाट, इनकी एक क्रोनोलॉजी है ना। तो पालघाट सबसे नीचे है और थालघाट, भोरघाट ये साथ साथ है, कहां, महाराष्ट्र में। तो बोले थाल लेके जाते हैं कब, भोरे भोरे, है ना, भोरे भोरे भगवान जी की पूजा करने जाते हैं ना थाल लेके, मतलब थालघाट और भोरघाट साथ साथ है, कहां, महाराष्ट्र में। और पालघाट कहां है आपका, पालघाट सबसे नीचे है, केरल में। तो ये महत्वपूर्ण भारत के दर्रे हैं, है ना, प्रमुख पर्वतीय दर्रे, जिनको हमने याद कर लिया, जिनको हमने देख लिया। आगे चलते हैं। अब आ गए हम भारत के, पहला हमने पढ़ लिया उत्तर या उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा भाग है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का मैदान, विशाल मैदान, जो कि हिमालयी नदियों द्वारा सिंचित भूमि बेसिकली है, परिभाषिक रूप से मैं कहूं तो नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है, वो मिट्टी, ये देख लो मैप में दिखाया, ये पूरा सिंधु नदी तंत्र है और यहां से ये पूरा गंगा और जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ये सब के द्वारा जो जलोढ़ निक्षेप हैं, भाई नदी बहती हुई आ रही है, अपने साथ रेता, मिट्टी, कंकड़ भी तो लाएगी, किनारों पे जमा करती जाती है, और जिससे क्या होता है, उस क्षेत्र की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है और वहां जो है मैदानीकृत भाग बन जाता है, मैदानीय क्षेत्र बन जाते हैं। तो नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। फिर जलोढ़ निक्षेपों की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है ना, 1000 से 2000 मीटर क्या है, जलोढ़ निक्षेपों की अधिकतम गहराई, मतलब इतनी गहरी नदियां, इतना गाद नदियों ने वहां बिछा दिया है। विस्तार इनका लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया पे है। भारत का टोटल क्षेत्रफल बताया था 32, 87, 200 कितना, 63 की 36 सर ने याद कराया था, 6 इकाई 3 इकाई तब मिलेंगे तो 63 है, ठीक है। उसमें से 7 लाख वर्ग किलोमीटर, 32 लाख में से 7 लाख किसके पास है, मैदानी क्षेत्र के पास है। लंबाई इनकी 3200 किलोमीटर है, चौड़ाई 500 से 150 से 300 किलोमीटर, लंबाई मतलब ये वाला एरिया कितना है, 3200 किलोमीटर। फिर उसके बाद अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है, भाई नदी है, सब एकदम चट्टानों का ऊपर वाली क्रीम हटा के ला रही है अपने साथ, क्रीम हटा के ला रही मतलब बहुत उपजाऊ भूमि हो गई, बहुत उपजाऊ भूमि होगी, तो वही है ना, अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। सघन जनसंख्या क्षेत्र है, जब उपजाऊ क्षेत्र होगा तो वहां जनसंख्या ज्यादा रहेगी कि नहीं, भाई कृषि करने के लिए बढ़िया सुविधा होगी, फसल उपजाने के लिए बढ़िया सुविधा होगी, है ना, और प्लेन्स हैं, ये मैदान है, तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया डेवलप होगा, पहाड़ों की अपेक्षा मकान आसानी से बन पाएंगे, तो सघन जनसंख्या भी वहां पर है। अब उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ टू साउथ, इसका भी विभाजन किया जाता है। जैसे नॉर्थ टू साउथ हिमालय का कर रहे थे और नदियों के आधार पर क्षैतिज कर रहे थे, ऐसे ही उत्तर से दक्षिण की ओर मैदानों का भी विभाजन किया जाता है, जो इस तरीके से, सबसे ऊपर भाबर पड़ता है ना, भाबर, फिर तराई पड़ता है, फिर जलोढ़ मैदान पड़ते हैं। ये क्या होते हैं, इनको भी हम समझते हैं अगली स्लाइड के माध्यम से। तो ये रहा आपका उत्तर का विभाजन। देखो हिमालय है, यहां से नदियां निकली, अब नदियां निकलेंगी तो अपने साथ क्या करेंगी, भब्बर, बड़े बड़े से पत्थर लाएंगी, भब्बर पत्थर, बड़े बड़े से पत्थर। तो ऊपर वाला क्षेत्र कौन सा होता है, ये होता है भाबर, ठीक है, अंग्रेजी में भी यही बोलते हैं भाबर, भाबर, भाबर क्षेत्र है ये, ठीक है। फिर भाबर के नीचे आते आते बड़े बड़े पत्थर यहीं रुक जाएंगे, भाई बड़े पत्थर, मोटा आदमी ज्यादा चल नहीं पाता है, ये भी वही है, यहीं रुक गए। अब पतले पतले स्लिम बॉडी, मेरी तरह, क्या है सर आप स्लिम बॉडी नहीं हो, भाई हूं, ठीक है, मानो चाहे मत मानो। फिर ये स्लिम बॉडी जो आएंगे, यहां आ गई तराई, मतलब यहां नदी थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखती है और नीचे कंकड़ पत्थर से भी दिखते हैं, तराई का क्षेत्र। तराई के क्षेत्र के बाद फिर आती है बांगर और खादर। बांगर और खादर क्या होती है, नदी बह रही है इस एरिया में,
है ना, इस एरिया में नदी बह रही है। कभी बहुत पहले कोई बड़ी बाढ़ आई होगी तो नदी ने क्या कर लिया होगा, ये एरिया अपना कर लिया होगा। मतलब इस एरिया में, नदी के पास के एरिया में जो है ये है आपकी बांगर मिट्टी, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बहाई नदी नहीं है, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, बहुत दिन से नदी यहां नहीं आई है, बांगर है। खादर क्या है, गांव देहात के बच्चे हो तो आपको पता होगा, नदी बेसिकली इतने भाग में बहती है, ग्रीन वाले भाग में। जो आपका ये ब्लू ब्लू वाला भाग बचा, ये क्या है, ये खादर है। हर साल जब बाढ़ आती है तो यहां तक नदी आ जाती है और नई नई मिट्टी यहां आ जाती है, ग्रीन ये ब्लू ब्लू वाले एरिया में। तो ये क्या कहलाती है, खादर कहलाती है। देखो ये छोटी छोटी उठी हुई है, ये क्या है, खादर है। और ये रिफ्ट रिवर वैली या नदी घाटी है। तो इस आधार पर वर्गीकरण है। मतलब सबसे पहले भब्बर, बड़े बड़े पत्थर हैं। भब्बर के बाद क्या है, तराई, मतलब भावर, तराई, तराई के बाद कौन सा आएगा, बांगर, बांगर के बाद खादर। तो ये भी आपसे कई बार जो है क्रोनोलॉजिकल तरीके से लगाने को पूछा गया है। तो दोबारा देखेंगे, सबसे पहले क्या, भावर, बड़े बड़े पत्थर आ जाएंगे सर। उसके बाद क्या आ जाएगा, तराई आ जाएगा, है ना, छोटे छोटे पत्थर, स्लिम बॉडी पत्थर आ जाएंगे। फिर सर बांगर आ जाएगा जो पुरानी जलोढ़ मृदा है। फिर खादर आ जाएगा जो नवीन जलोढ़ मृदा है। अब देख लो, अब समझ लो यहां क्या क्या लिखा है। सबसे पहले देखो भावर क्षेत्र। भावर क्या है, कृषि योग्य नहीं होगा भाई। इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, क्या कृषि हो पाएगी इन पे, बिल्कुल नहीं हो पाएगी सर। कृषि योग्य बिल्कुल एरिया नहीं होगा, बड़े बड़े पत्थर होंगे। शिवालिक हिमालय के दक्षिणी ढाल पे है, शिवालिक तक तो हिमालय, उसके बाद जो पत्थर आ गए वो सब भावर एरिया है, ठीक है। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। नदियों द्वारा लाए गए गुटिका निक्षेपों से निर्मित है। गुटिका निरपेक्ष मतलब वही गुंडे, गुटिका नहीं मतलब बड़े बड़े, गुटिका मतलब गोल गोल वाले बड़े बड़े पत्थर। कभी कभी नदियां इस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं भाई। इतने बड़े बड़े पत्थर गए तो नदी तो उनमें से पानी जगह बना बना के बहता रहेगा, है ना, जिग-जैग डांस करता हुआ पानी बहता रहेगा। बोले मैं ऊपर आऊंगा ही नहीं, तू पड़ा रहे ऊपर आराम से, ठीक है। तो ये हो गया भावर क्षेत्र। फिर आ जाता है तराई क्षेत्र, भावर के दक्षिण में है। अब स्लिम बॉडी वाले पत्थर आ गए। चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भावर क्षेत्र में विलुप्त नदियां प्रकट हो जाती हैं। बड़े बड़े पत्थर ढके हुए थे, नदी जिगजैग करते हुए निकल के आ रही थी, पत्थर रुक गए। अब नीचे वाले छोटे वाले पत्थर बिछे पड़े हैं तो नदी ऊपर दिखने लग गई, मतलब नदी ऊपर आ जाती है। तो भावर क्षेत्र में विलुप्त हुई नदियां तराई क्षेत्र में प्रकट हो जाती है। नम और दलदली क्षेत्र है भाई, दलदल तो हो गई, नदियों द्वारा लाया गया क्षेत्र। नम क्षेत्र है, जंगली और वन्य प्राणियों का क्षेत्र है। जंगल यहां है, कृषि यहां भी प्रॉपर नहीं हो रही है ना, जंगल है, थोड़ी बहुत कृषि हो रही होगी तो होती है, वरना जंगली क्षेत्र है तो जंगली जानवर इत्यादि मिलेंगे। फिर आ गए जलोढ़ मैदान। कौन कौन से, जलोढ़ मतलब जिनको जल ने कभी ओढ़ा था, ऐसे याद रखोगे, जलोढ़ मैदान, ठीक है। जलोढ़ मैदान में कौन कौन से हैं, ऊपर बांगर है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित, मतलब पहले कभी यहां नदी बह के जो है मिट्टी नहीं कर गई होगी। बाढ़ वाले मैदान से दूर स्थित, क्योंकि बाढ़ तो कहां आएगी, खादर में बाढ़ आती है, जो गांव के बच्चे उनको पता है। फिर उत्तर के मैदान का विशालतम भाग है बांगर, है ना। मृदा में चूनेदार निक्षेप कंकड़ यहां मिलते हैं। खादर नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित, यही सवाल पूछा गया है ना। बांगर एक तो क्रोनोलॉजी पूछी गई है ऊपर से नीचे, और कौन पुरानी मिट्टी से निर्मित है, कौन नई मिट्टी से निर्मित है, ये है ना। बाढ़ वाले मैदान में स्थित है, प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण होता है भाई। बाढ़ जब आती है तो जो है नदी यहां तक फैल जाती है, मतलब खादर हर साल नया होता रहता है। और अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है, क्यों, क्योंकि नदियां एकदम ऊपर की क्रीम क्रीम सी बटोरती ला रही है और तुम्हारे घर पे आके छोड़ गई, ले लाल उपजाले फसल। वो कौन सा एरिया है, खादर, ठीक है। आया मजा कि नहीं, मजा आता है तो कमेंट में लिखा करो कि सर आनंद आ रहा है, लाइव क्लास में नहीं, बाद में जाके क्लास पूरी होने के बाद लिखा करो, है ना। तुम क्लास देख के सब चले जाते हो पर बताता कोई नहीं है सर क्लास कैसी लगी, आपको बताना चाहिए, मास्टर का भी उत्साह वर्धन करना चाहिए। इतनी मेहनत से इतना इतना बढ़िया कंटेंट आपको एकदम प्रोवाइड कर रहा हूं, कोई नहीं करेगा, इतने शॉर्टकट में इतनी अच्छी चीज है। चलो अब आ जाते हैं तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा एरिया है, ये एरिया है। ये ऊपर वाला जो लाल लाल में बना रहा हूं, ये क्या हो गया था, ये उत्तर और उत्तर पूर्व के पर्वतीय मैदान हो गए थे सर। फिर एक ग्रीन बना दो सर, ये क्या हो गया, ये विशाल मैदान हो गए, है ना। ये क्या हो गया, ये विशाल मैदान हो गए, है ना, ये विशाल मैदान हो गए। अब तीसरे एरिया पे हम आए हैं, कौन सा, ये प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र। ये जो येलो येलो मैंने कर दिया और तमाम पठार आपको दिख रहे हैं, ये है प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र। देख लेते हैं क्या है। उत्तर पूर्व पश्चिम में दिल्ली तक, यहां दिल्ली से जो है ये शुरू हो रहा है, यहां से दिल्ली से। पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां यहां पड़ती हैं, राजमहल की पहाड़ियां वहां तक है।
पश्चिम में गिर पहाड़ियां, गुजरात में यहाँ गिर पहाड़ियां पड़ती हैं, वहां तक है ना। दक्षिण में इलायची या कार्डमम की पहाड़ी यहां पड़ती है, इलायची या कार्डमम की पहाड़ी। तो इसका विस्तार हो गया इधर दिल्ली से राजमहल की पहाड़ी, है ना, दिल्ली राजमहल की पहाड़ी, इधर गिर की पहाड़ी और इधर इलायची की पहाड़ी। मजा आया, चारों तरफ का विस्तार। पुराने क्रिस्टलीय और आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, काफी पुराना ये संरचनात्मक स्वरूप है भारत का। प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग है और गोंडवाना लैंड का ये क्या है, हिस्सा है। ठीक है, ढलान इसका किधर से है, मतलब इधर की तरफ ऊंचे हैं और ऐसे करके पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब इधर की हाइट ज्यादा है, इधर की हाइट स्लो है। तभी आपने देखा मैक्सिमम नदियां, सर मेरी अब समझ में आई बंगाल की खाड़ी में क्यों गिर रही थी दादा, इसीलिए मैक्सिमम नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी, क्योंकि ऐसे करके है। मान लो ये वाला इधर वाला मेरा क्या है, पश्चिमी घाट है, इसीलिए हाथ से ठोक के बजा रहा हूं, हो सकता है उल्टा लगे। ये क्या है, पूर्वी घाट है, तो ऐसे करके इसका ढलान है, मतलब पश्चिम की तरफ ऊपर है, पर्वत की तरफ। अब नदी डालो पानी, किधर बहेगा, इधर से इधर बहेगा। आहा सर मजा आ गया। चलो आगे चलते हैं। विभाजन मध्य उच्च भूभाग, देखो विभाजन कैसे है इसका, ये है मध्य उच्च भूभाग, ये वाला जो एरिया है, ये मध्य उच्च भाग, ये नर्मदा के उत्तर में जो ये एरिया है, ये मध्य उच्च भाग है। इसमें तीन परतें हैं, बुंदेलखंड का, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर पठार और मालवा का पठार। ठीक है, इनको भी अभी आगे डिटेल में देख लेंगे। तो ये पठार आपके दिमाग में होने चाहिए, है ना, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, छोटा नागपुर के नीचे दंडकारण्य पड़ जाएगा, है ना। ये शिलांग का पठार जो गारो खासी जयंतियां मैं बता रहा था, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, यहां है। ठीक है, फिर ये दंडकारण्य का पठार पड़ जाएगा, फिर इधर दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार और तेलंगाना का पठार। इन तीनों चारों को मिलाकर बोलते हैं दक्षिणीय उच्च भूमि। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, है ना। दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में, बेसिकली यहां बह रही है नर्मदा नदी, नर्मदा से डिवाइडेशन हो रहा है, नर्मदा के ऊपर मध्य उच्च भूमि, नर्मदा के नीचे दक्कन का पठार और उत्तर पूर्वी पठार। पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में काली मिट्टी का विस्तार है, मतलब इधर वाले एरिया में काली मिट्टी है ये। यहाँ अनेक पठारों और पहाड़ियों से निर्मित है, त्रिकोणीय आकृति है, ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। तो ये छोटी सी डिटेल इसके विषय में यहां दे दी। ठीक है, अब देखते हैं इनको सबको। मध्य उच्च भूमि कहां, नर्मदा के उत्तर में है सर, ये बह रही है नर्मदा, ये बह रही है नर्मदा और ये बह रही है ताप्ती, दोनों के बीच में एक नदी, एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सी, सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा। चलो, मध्य उच्च भूभाग नर्मदा के उत्तर में स्थित दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा है। अवशिष्ट का उदाहरण है, ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, सबका है, पश्चिम में चौड़ा है, पूर्व में संकीर्ण है। बिल्कुल ठीक है, मतलब यहां देखो कितना चौड़ा है, ऐसे है, यहां संकीर्ण है, यहां थोड़ा सा चौड़ा है, क्योंकि यहां तीन है, बुंदेलखंड, बघेलखंड और मालवा का पठार, उधर केवल एक छोटा नागपुर पठार पड़ जाता है। ठीक है, पूरब में बुंदेलखंड, बघेलखंड पठार स्थित है, पूर्वी विस्तार में राजमहल की पहाड़ियां एवं छोटा नागपुर पठार है। और दक्कन के पठार का मतलब पूरी प्रायद्वीपीय पठार की भी सीमा क्या थी, इधर दिल्ली कटक से लेके गिर की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी और इधर नीचे इलायची या कार्डमम की पहाड़ी। चलो, पश्चिमी सीमा अरावली तक, इसीलिए वो दिल्ली तक जा रहा था। दक्षिणी सीमा सतपुड़ा पर्वत, ये मैंने आपको बताया नर्मदा के नीचे है सतपुड़ा नर्मदा और तापी नदियों के बीच में है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। उत्तरी विस्तार बिंद पर्वत श्रृंखला तक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर देखो बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार कौन सा है, ये रहा, ये वाला नीचे वाला। तो इसके उत्तर में सोन नदी है, मैकाले श्रेणी के उत्तर में है, यहां मैकाले रेंज भी पड़ती है ना। ये रेंज कई है ना, मैं वो मैप लगाना भूल गया रेंज वाला, आपको अगर शायद लगाया हो तो दिखा दूंगा, नहीं तो अगली कक्षा में। उत्तर प्रदेश में झांसी मध्य प्रदेश तक ग्रेनाइट चूना पत्थर से निर्मित, आपको केवल इनकी थोड़ा सा एरिया पता होना चाहिए मैप के हिसाब से। बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में अर्ध शुष्क क्षेत्र, आपको पहले ही पता है भाई, बुंदेलखंड वाला एरिया थोड़ा शुष्कता वाला है। सघन अपर्दित क्षेत्र है, मतलब यहां नदियों द्वारा अपर्दन बड़ी मात्रा में होता है। फिर आ जाओ मालवा का पठार, सबसे ऊपर वाला ये था, लावा के प्रवाह से निर्मित, पश्चिम में अरावली, काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, माली माल है ना, काली मिट्टी है, माल ही माल है। ठीक है, फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी क्या है, उत्तर में नर्मदा है, इसके मैंने आपको बताया नर्मदा बह रही है, फिर सतपुड़ा है, फिर तापी बह रही है, तो उत्तर में इसके नर्मदा है, प्रमुख जो है पर्वतीय श्रेणी है। विस्तार महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में, सर्वोच्च चोटी धूपगढ़। तो सतपुड़ा और धूपगढ़, मतलब दोनों में राड़ा वाला आइटम आ रहा है। दक्षिण में इसके तापी नदी है, तो नर्मदा और तापी के बीच में बह रही है पुड़िया, सतपुड़ा। ठीक है, चलो फिर दक्कन का पठार में जो है ये वाले एरिया आ गए। दक्कन के पठार में
ये आ गए दक्कन के पठार में। तो पश्चिम में पश्चिमी घाट और ये सब वाले नीलगिरी पहाड़ी उच्चतम बिंदु, पूरब में पूर्वी घाट है। अरावली पर्वत श्रृंखला मैंने आपको बताया ये अलग पर्वत श्रृंखला है, भारत की प्राचीनतम एवं विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वत है। अब जो अरावली बचा है वो उसके अवशेष भाग बचे हैं, है ना। इधर निकल जाओ, क्या कहते हैं आप, गुड़गांव से आगे निकल जाओ, हरियाणा में नीमराना जो इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, वहां पूरा सब अरावली का वो एरिया दिख जाता है आपको, वो दिख जाए। अपशिष्ट पर्वत है, विस्तार राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, सर्वोच्च चोटी इसकी गुरु शिखर है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जो पड़ती है आपकी राजस्थान के दक्षिणी बॉर्डर पे, कौन सी, गुरु शिखर, ठीक है। जहां का सबसे ऊंचा पर्वत जो है बिंदु जो है वो है माउंट आबू, ठीक है। गुरु माउंट आबू का सबसे ऊंचा जो है शिखर है गुरु शिखर। एक ये रह गया छोटा नागपुर पठार, महत्वपूर्ण है, खनिजीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ना, खनिजीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ना, खनिज समृद्ध है। उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ी है, भाई ये रहा छोटा नागपुर का पठार, है ना। राजमहल बार बार पढ़ रहे हैं, राजमहल इसकी सीमा है, राजमहल सीमा है, तो ये राजमहल सीमा है। गोंडवाना चट्टान से निर्मित है, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इसी वाले एरिया में आके पड़ेगा। ये झारखंड है, यहाँ पश्चिम बंगाल और ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। फिर दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग का पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार, ये समझ लो। छोटा नागपुर पठार को दामोदर नदी दो भागों में बांट रही है। ये बह गई बीच में से दामोदर नदी, है ना, ये बह गई बीच में से छोटा नागपुर के दामोदर नदी। तो ऊपर वाले पठार को दामोदर नदी के क्या कहते हैं, ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। हजारीबाग का पठार, ऊपर हजारीबाग का और नीचे हो जाता है रांची का पठार, और दोनों को मिला दें तो क्या है, छोटा नागपुर का पठार। नदी कौन सी बह रही है, दामोदर। सवाल कई बार पूछा गया है, इसलिए जोड़ देके बताया, है ना। फिर आ जाओ, भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, क्यों, क्योंकि खनिज समृद्ध क्षेत्र है, और जर्मनी में पड़ता है रूर क्षेत्र, जो जर्मनी का खनिज समृद्ध क्षेत्र है। ये खनिज समृद्ध क्षेत्र है। दामोदर स्वर्ण रेखा, दामोदर दो भागों में बांट रही है, ऊपर हजारीबाग, नीचे रांची। तो उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर नदियों का प्रवाह क्षेत्र, और इधर की तरफ इसके सोन नदी है। तो ये हमने पूरा प्रायद्वीपीय पठार को विस्तृत तौर पे अध्ययन कर लिया, समझ लिया। अब आते हैं भारतीय मरुस्थल। चौथा जो हमारा भाग था भारतीय मरुस्थल था, है ना। तो भारतीय मरुस्थल ये वाला पूरा अरावली वाला एरिया, और अरावली के इधर राजस्थान वाले एरिया में पड़ता है भारतीय मरुस्थल, है ना। इसको थार का मरुस्थल भी बोलते हैं, द थार डेजर्ट, ठीक है। थार तुम्हारी भुवाली थार नहीं, ठीक है, ये थार का डेजर्ट है। चलो, मेसोजोइक युग में समुद्र का हिस्सा था। अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में, भाई ये अरावली है, इसके उत्तर और पश्चिम की तरफ ये रहा थार का मरुस्थल, ठीक है। यहां रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। बरखान रेत के टीले से निर्मित होने वाली आकृति होती है। 150 mm से भी कम वर्षा है, शुष्क जलवायु क्षेत्र है। वर्षा नहीं होगी तो वनस्पति नहीं होगी। अत्यधिक बाष्पीकरण है, मतलब सूर्य तप ज्यादा मिल रहा है। बाष्पीकरण मतलब जो भी पानी है वो सब बाष्प बन के उड़ जा रहा है, एक तो वैसे ही कम है, बाष्प बन के और उड़ा लो। नदियां अल्पकालिक तथा कुछ नदियां मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। नदियां तो यहाँ है ही नहीं। सबसे बड़ी नदी इस क्षेत्र की जो है वो कौन सी है, लूनी नदी है, ठीक है, जो यहाँ आके खत्म हो जाती है। ढाल के आधार पर विभाजन, उत्तरी भाग सिंध की ओर ढाल है, सिंधु की तरफ, इधर की तरफ। दक्षिणी भाग कच्छ के रण की ओर ढाल है। ये रहा आपका कच्छ का रण, गुजरात वाला जो एरिया है। तो इस तरीके से ये थार का मरुस्थल जो है आपका है, इसकी स्थिति कहां है, अरावली के उत्तर पश्चिम में है। रेतीले टीले पाए जा रहे हैं। बारिश यहां बहुत कम हो रही है, और जो है क्या हो रहा है, अत्यधिक बाष्पीकरण हो रहा है। नदियां बहुत अल्पकालिक है यहाँ की, है ना, नदियां बहुत अल्पकालिक है। तो ये पूरा थार का रेगिस्तान रहा। अब चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं, पांचवा हिस्सा, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट। देखो यही बहुत कंफ्यूजन होता है। एक है पूर्वी तथा पश्चिमी घाट, एक है पूर्वी तथा पश्चिमी तट, दोनों में अंतर है। घाट जो हैं आपके, जो मैं आपको ग्रीन कलर से कर रहा हूं वो हैं ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये जो पर्वत श्रृंखलाएं आपकी ये हैं घाट, है ना। ये जो पर्वत श्रृंखलाएं आपकी ये हैं घाट, और ये जो अलग कलर से कलर आपको दिख रहा है ना, ये है तट, ठीक है। मतलब घाट जो हैं पूर्वी और पश्चिमी घाट, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पहली बार ही पता चला हो, अच्छा ऐसे भी होता है। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट जो हैं वो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और पूर्वी पश्चिमी तट जो हैं वो तटीय मैदान हैं, क्योंकि यहां से भी कुछ नदियां जो हैं निक्षेप हो रही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम पश्चिमी घाट।
ये वाला एरिया रहा, और डार्क कर देता हूं, ये एरिया रहा पश्चिमी घाट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है ना। सतत श्रृंखला है, मतलब टूटी फूटी नहीं है। अभी इसके अपोजिट में जब पूर्वी घाट पढ़ेंगे तो वो सतत नहीं है, यही लिख देता हूं जो पूर्वी घाट भी, तो पूर्वी घाट सतत श्रृंखला नहीं है। पर्वतीय वर्षा यहां होती है, कैसे, बंगाल की खाड़ी का मानसून जब आता है तो इधर से टकराता है, ये भी ऐसा ही है ना, समुद्र की साइड से, इधर की तरफ से, है ना, इधर की तरफ से क्या है, ऊंचा है, तो ऐसे करके बारिश आई, यहीं से टकराई और यहीं बादल जो है, यहीं बिजली वर्षा सब जो है हो जाती है इधर ही पश्चिमी तटीय मैदान। इसका ये वाला जो हिस्सा है यानी पश्चिमी घाट का पूर्वी हिस्सा, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वृष्टि छाया प्रदेश, क्योंकि वहां बारिश नहीं होती है, बादल टकराए, यहीं ये पर्वत श्रृंखला यहीं से ऐसे करके उठी हुई है, यहां से उठी हुई है, भारत बरस के इधर ही बरस जाते हैं, ठीक है। अन्य नाम इसका क्या है, सह्याद्री है। हिमाद्री किसका था, सर महान या बृहत हिमालय का था, दक्कन के पठार के पश्चिम में है, ये एरिया दक्कन का पठार था, ये एरिया दक्कन का पठार था। मजा बताना कि आया कि क्लास में नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हुई कि नहीं, साथ साथ बताता भी चलता हूं कि सवाल कहां से आएगा। लाइक करना तुम्हारा कर्तव्य है, दोस्तों के साथ साझा करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ये हो गया। औसत ऊंचाई कितनी है, 1500 मीटर है, पूर्वी घाट से ज्यादा ऊंचा है। ये दूसरा वाला मैं येलो कलर से कर देता हूं, ये आपका जो है ये पूर्वी घाट है ना, ये पूर्वी घाट है, लेकिन पूर्वी घाट कम ऊंचा है, पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचा है, तभी तो ऊंचाई ऐसे करके टिल्ट हुई और नदियां ऐसे करके गिरनी इधर से इधर शुरू हो गई। बताओ आया आनंद कि नहीं। दक्षिण में अधिक ऊंचा है, दक्षिण में अधिक ऊंचा है, इसलिए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी इसके दक्षिणी भाग में पड़ती है। क्यों, क्योंकि दक्षिण में जो है ज्यादा ऊंचा है, मतलब इधर की तरफ दक्षिण की तरफ ज्यादा ऊंचा है अपेक्षाकृत पूर्व के उत्तर की अपेक्षा। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी। दूसरे नंबर पे कौन सी है, डोड्डा बेटा। डोड्डा बेटा कंफ्यूजन होता है तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, अनाईमुड़ी सबसे ऊपर है, डोड्डा बेटा मतलब दूसरे नंबर का बेटा है तू, डोड्डा बेटा मेरा दूसरे नंबर का बेटा है। और ये लेकिन डोड्डा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और नीलगिरी क्यों महत्वपूर्ण है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पे आके मिल रहे हैं ना, नीलगिरी पे आके मिल रहे हैं, ठीक है। चलो बहुत फैक्ट है क्लास में, इसको दोबारा भी देख लेना, सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से रिच क्लास है आज की। चलो दूसरी सबसे ऊंची डोड्डा बेटा है, नीलगिरी पहाड़ी का जो है ये भाग है। आगे चलते हैं। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम क्षेत्र है, नदी यहीं से निकल रही है, इधर गिर रही है। ओहो हो, मैं चली देखो बाहर की कली। प्रमुख दर्रे कौन से हैं, दो दर्रे प्रमुख थे भाई, थालघाट भोरघाट और पालघाट, याद कराए थे। ये थालघाट रहा, भोरे घाट रहा, भोरे भोरे थाल लेके जाते हैं, दोनों पास पास है महाराष्ट्र में, नीचे पड़ता है केरल में पालघाट दर्रा। तो ये हमने देख लिया पूरी तरह से पश्चिमी घाट जो पर्वतीय क्षेत्र है। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं पूर्वी घाट पर। ये रहा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट क्या है, पश्चिमी की अपेक्षाकृत ज्यादा चौड़ा है, औसत ऊंचाई 600 मीटर है, सतत नहीं है। क्यों, नदियां आगे बह रही हैं भाई साहब, सारी नदी इधर गिर रही है। ओ हो, नदी इधर गिर रही है तो क्या होगा, नदी खंडन कर देंगी, अपरदन कर देंगी, तो इसकी चौड़ाई तो ज्यादा है, मतलब ऐसे तो चौड़ाई ज्यादा है लेकिन हाइट इसकी अपेक्षाकृत कम है, और इसी कारण नदियों का ढलान भी इधर है, नदियों ने इसे निपटा भी दिया, काट भी दिया, ठीक है। चलो विस्तार महानदी घाटी से नीलगिरी तक, ये यहां महानदी घाटी पड़ती है और ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला यहां पड़ रही है नीचे यहां तक, ठीक है। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है इसका, महेंद्रगिरी, ये उत्तर की तरफ पड़ता है। तो पूर्वी घाट उत्तर की तरफ से ऊंचे हैं और पश्चिमी घाट दक्षिण की तरफ से ऊंचे हैं, ठीक है। चलिए दक्षिण पश्चिम में जवादी और सेबराय पहाड़ियां ये पड़ती हैं, सतत नहीं है, नदियों द्वारा खंडित है। नीलगिरी पहाड़ी जो दोनों का मिलन बिंदु है, आहा, ठीक है, मिले हम और तुम तो नीला नीला हो गया सारा सिस्टम। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु, विस्तार तमिलनाडु कर्नाटक केरल में। ये देखो ये पड़ेगा यहां से केरल, दूसरे पेन से बना देता हूं, ये रहा केरल, है ना, ये रहा जो है केरल, ये रहा कर्नाटक और ये रहा तमिलनाडु, तो तीनों में पड़ता है ये जो है ट्राई जंक्शन है नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। फिर सर्वोच्च चोटी इसकी कौन सी है, डोड्डा बेटा, और दक्षिण भारत की दूसरे नंबर का बेटा डोड्डा बेटा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं भारतीय तटीय मैदान। तो ये जो यहां पर्वत थे, ये जो यहां पर्वतीय क्षेत्र था, ये जो यहां पश्चिमी घाट वाला एरिया था, है ना, ये जो यहां पश्चिमी घाट थे और ये जो इधर पूर्वी घाट थे, अब इनके किनारे पे मैदान है। क्यों, क्योंकि समुद्र से भी अपरदन हुआ है, नदियों से भी अपरदन हो रहा है, ये मैदान बन गए। तो ये कौन सा मैदान हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पश्चिम तटीय मैदान, ये हो जाएगा आपका पूर्वी तटीय मैदान। तो वेरी सिंपल है, पश्चिम तटीय मैदान। विस्तार कहां से लेके होगा, गुजरात से लेके केरल तक होगा, ठीक है, गुजरात से केरल तक।
पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल है, मतलब यहां जो है पोर्ट बढ़िया है। मध्य में संकीर्ण एवं उत्तर दक्षिण में चौड़ा है, मतलब यहां पे पतला है। यहां देखो कितना चौड़ा एरिया है, दक्षिण में भी काफी चौड़ा ये एरिया पड़ता है, ठीक है। ये नदियों के डेल्टा निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। डेल्टा और एस्चुरी क्या है? डेल्टा तो वो है नदी बहती हुई जा रही है, ओ हो, ठीक है। और इस तरीके से यहां से बहती हुई क्या हुई, वितरिकाओं में कट गई और इधर उसने अपना निक्षेप सा छोड़ दिया, ऐसी त्रिभुजाकार आकृति बना दी, ये रहा डेल्टा। एस्चुरी क्या होती है? नदी धड़धड़ धड़धड़ एकदम धड़ाम से बहती हुई आ रही है और एकदम धड़ाम से जो है जाके गिर गई समुद्र में, मतलब उसने अपना निक्षेप नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि वो निक्षेप लाई नहीं, छोटी नदी थी, निक्षेप लाई नहीं। इधर वाली जितनी नदियां यहीं से निकल के यहीं गिर जाती है, निक्षेप लाती नहीं है, सीधे समुद्र में मिलती है, मतलब एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ये डेल्टा और एस्चुरी का डिफरेंस है। इसका विभाजन करते हैं हम फिर कुछ भागों में, इसका विभाजन करते हैं हम कुछ भागों में, देख लो कौन कौन से भाग हैं, है ना। सबसे ऊपर वाले को कहते हैं कौन सा? सबसे ऊपर वाले को कहते हैं क्या? सबसे ऊपर वाला है काठियावाड़ तट, फिर है कोंकण तट, फिर है मालाबार तट, ठीक है। इसको जो है 3 भागों में बांटते हैं। इधर जो आपका पैड़ा है कोरोमंडल तट और इधर पड़ता है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार को आंध्रा और उत्कल कोस्ट 2 भागों में बांट लेते हैं। तो इधर 4 है ना, इधर 3 है, काठियावाड़, कोंकण और मालाबार, और इधर क्या है जो है कोरोमंडल तट और जो है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार को 2 भागों में इन्होंने बांट लिया, आंध्रा और उत्कल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका विभाजन है, कच्छ और काठियावाड़ तट, कोंकण तट, फिर यहां बीच में एक गोवा तट भी दे देते हैं छोटा सा, और मालाबार तट, ठीक है। फिर आ जाओ पूर्वी घाट पे, पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। तो पूर्वी तटीय मैदान ये उत्तरी सरकार है, ये वाला दोनों एरिया, ये कोरोमंडल तट है, ठीक है। नदियों द्वारा विशाल डेल्टा का निर्माण किया जाता है, मतलब जो नदियां पूर्वी घाट की तरफ गिर रही हैं वो डेल्टा बना रही हैं। फैक्ट सही कि गलत? सही। जो नदियां पश्चिमी घाट की तरफ गिर रही हैं, पश्चिमी तटीय मैदान से होकर बह रही हैं, वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। सही या गलत? सही। ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछा है। पत्तनों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, पश्चिमी तट की अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा ये क्षेत्र है ना। चलो अब आ जाते हैं अंतिम जो क्षेत्र है हमारे पास, भारतीय द्वीप समूह, उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो भारत में प्रमुखता से 2 द्वीप समूह हैं। कौन कौन से सर? एक तो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है ना, दूसरा जो कौन सा है, जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, जो कौन सा है? लक्षद्वीप समूह। ये देख लो, है ना। ये रहा प्यारा भारत, ये रहा अरब सागर, ये रहा कौन सा? लक्षद्वीप समूह, ये रहा आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और ये रहा कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। एक इंडिया और इनके बीच में मैंने बताया था जो विवाद का बिंदु बना हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में, कौन सा द्वीप था सर? कच्चा तीबू द्वीप समूह था, ठीक है। चलो तो सबसे पहले देख लेते हैं लक्षद्वीप को। यही मोदी जी खाली घुमाए थे, है ना, मालदीव निपट लिया। तो ये देख लो, ये ऐसे छोटे छोटे द्वीप यहां हैं, अरब सागर में स्थित हैं। तो केरल के तट से लगभग 250 से 450 किलोमीटर तक दूर हैं। पूर्व नाम इनका लकाद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप था। विभाजन अमीनी द्वीप सबसे उत्तर में, लकाद्वीप ये सब छोड़ो। वर्तमान नाम 1973, ये फैक्ट कभी पूछा नहीं है पेपर में, मे भी किसी जो है प्रकारांतर से आपसे पूछ ले। तो सबसे वर्तमान नाम इसका क्या है? लक्षद्वीप, और कब से? 1973 से। दूसरा महत्वपूर्ण बात जो पूछी गई है, प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। सोचो, प्रवाल भित्तियां इतनी बड़ी बड़ी हो गई, उनके अंदर का जो प्यूपा था प्रवाल के अंदर का, वो मर गया और उसने इतने बड़े बड़े अवशेष छोड़ दिए कि पूरे एक द्वीप का निर्माण हो गया। कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर, द्वीपों की संख्या 36, याद रखना छोटू सा है। 32 वर्ग किलोमीटर एरिया है और 36 जो है द्वीप है, ठीक है। फिर उसके बाद राजधानी करवत्ती है, सबसे बड़ा द्वीप एडरोट है। 8 डिग्री चैनल जो है, मैंने आपको पहले भी याद कराया था, मिनिकॉय और मालदीव के मध्य है ना। मिनिकॉय इसका भाग है, इसका एक द्वीप है, और मालदीव, मिनिकॉय, ये रहा मिनिकॉय, यहां से शुरू हो जाता है मालदीव। तो 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री लाइन जो है मिनिकॉय और मालदीव के मध्य है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लकाद्वीप, यानी इन सारे द्वीपों के और मिनिकॉय के मध्य है 9 डिग्री चैनल। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, याद रख लेना। फिर देख लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में पड़ रहा है, महत्वपूर्ण द्वीप समूह है।
ये बड़ा है, यहां लगभग 550 द्वीप समूह हैं। और ये म्यांमार से जो हिमालय का भाग आ रहा है ना, यहीं पड़ती है अराकन योमा पर्वत श्रृंखला। म्यांमार में हिमालय का ही भाग है अराकन योमा पर्वत श्रृंखला। माना जाता है कि उसके अवशेष हैं, ये जल में उसके उठे हुए भाग हैं। कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अराकन योमा श्रृंखला का दक्षिणी विस्तार। ठीक है, अंडमान का विभाजन क्या है ये देखो, नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी जो है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, है ना। तो इस तरीके से अंडमान का विभाजन है 4 भागों में। कौन सा? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, और दक्षिण के भी नीचे है लिटिल, छोटू सा है। तो ये मत कर देना दक्षिण सबसे नीचे में है। उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और लिटिल, इन 4 भागों में अंडमान को भाग कर रहे हैं। फिर 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग कर रहा है। दोबारा याद करो, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग कर रहा है, मामा को अलग कर रहा है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, ऐसे मैंने तो ऐसे ध्यान रख रखा था, 8 है मतलब दोनों एक से n को काट दिया, इसको इमेजिन कर लिया माँ, इसको इमेजिन कर लिया माँ, मतलब मिनिकॉय और मालदीव को अलग हो रहा है। बताओ आया कि आनंद की नहीं। ठीक है, फिर 9 डिग्री चैनल जो था, जो मेन लक्षद्वीप है और मिनिकॉय है, उन दोनों को अलग कर रहा है। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग कर रहा है। अंडमान के 4 टुकड़े हैं, ऊपर उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। फिर निकोबार का डिवीजन है, कार निकोबार, है ना, फिर ये लिटिल निकोबार और सबसे नीचे ग्रेट निकोबार। निकोबार के भी 3 मुंह हैं। तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास है। 10 डिग्री चैनल जो है ये डंकन पास है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच क्या है? डंकन पास। ये भी मैंने आपको उसमें याद कराया था। और इनके बीच 10 डिग्री चैनल है। निकोबार द्वीप समूह, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये कार निकोबार, ये ग्रेट निकोबार। ज्वालामुखी द्वीप, बैरन द्वीप है और नारकुंडम द्वीप है ना, इनके पास बैरन द्वीप और नारकुंडम द्वीप है। बैरन तो इधर पड़ता है, नारकुंडम भी पड़ता है जो ज्वालामुखी द्वीप है। बलुआ पत्थर और चूने से निर्मित है। निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट थुलियर, निकोबार की, मतलब इसकी माउंट थुलियर। राजधानी पोर्ट ब्लेयर और सर्वोच्च चोटी जो इसकी है वो है सैडल पीक, जो किस में पड़ती है? जो पड़ती है इसमें उत्तरी अंडमान में पड़ती है सैडल पीक। तो इतना डिटेल में पॉइंट वाइज शॉर्ट कैटेगराइजेशन आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आज की आपकी पूरी कक्षा थी, जिनमें हमने भारत का पूरे 6 मतलब ये प्रॉपर क्लास ना 5-6 क्लास में टीचर कराते हैं, 4-5 में तो कराते ही हैं। एक में पूरा नदी तंत्र, एक में पूरा हिमालय बताएंगे, एक में पूरा वो बताएंगे, एक में पूरा मैंने फैक्चुअल दृष्टि से बहुत रिच क्लास है, फैक्चुअल दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं इसको 2 बार देख लीजिएगा ताकि आपका जो है अच्छे से रिवीजन हो जाए। फैक्ट यहां से इस कक्षा से मैं गारंटी दे सकता हूं 2 सवाल फंसेंगे। ठीक है, पेपर जिस दिन होगा दिखा दूंगा और यही डायलॉग चेप भी दूंगा। फटाफट 5 से 7 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं जो हमने सब कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा क्या कि आज हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में मैंने आपको बताया उत्तर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, फिर इधर आ जाता है आपका उत्तर का मैदान, उसके नीचे आता है प्रायद्वीपीय पठार, फिर आ जाते हैं तटीय जो है तटीय क्षेत्र, है ना, तटीय मैदान, है ना, और तटीय मैदान में ही जो है घाट पड़ जाते हैं दोनों जो पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं। फिर उसके बाद है भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह। टोटल 6 बड़े भागों में हम बांटते हैं। सबसे पहले हमने देखा भारत का पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश हमने देखा पूरा जो है वो जा रहा है, और हिमालय को हम 4 भागों में बांट रहे हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, महान या बृहत हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रृंखला। ठीक है, उत्तरी सीमा पर स्थित है, सब कुछ देखा, 2400 किलोमीटर लंबाई है। सिंधु से ब्रह्मपुत्र इसकी कोरिया है, मतलब सीमा क्षेत्र है, 2400 किलोमीटर लगभग लंबाई है। फिर हमने आगे देखा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में 3 श्रृंखला थी, चौथी समानांतर, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। कैलाश के पास ही थी मानसरोवर झील जहां से लहराती हुई निकल रही है सिंधु नदी, और इसी में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है कराकोरम और लद्दाख के बीच, या मैं कहूं ट्रांस हिमालय में, कौन सी? गार्डविन ऑस्टिन या K2। ठीक है, उसके बाद हमने देखा आपका महान हिमालय। महान हिमालय में ही जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी? माउंट एवरेस्ट, वो है कहां पड़ती है? नेपाल में। चलिए फिर आगे देखते हैं, और ये काफी सतत श्रृंखला है। फिर हमने देखा लघु हिमाचल या मध्य हिमालय जो मिडिल वाला उसके दक्षिण में है ना, इसमें हमने देखा जो प्रमुख घाटियां हैं घूमने फिरने वाली, कश्मीर घाटी, वो सब यहां पड़ रही है ना। और जो है इसमें 3 महत्वपूर्ण श्रेणियां लघु हिमालय में भी पड़ रही थी, कौन कौन सी? पीर पंजाल, धौलाधर, वो सॉरी पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत श्रृंखला। ठीक है, और जितने भी दून है वो बाह्य हिमालय क्या शिवालय में और शिवालिक में और सबसे बाह्य श्रृंखला।
वाला है। फिर हमने देखा जो नॉर्थ ईस्ट वाला है, तो यहां 5 श्रृंखलाएं जो थी, अबोर, मिश्मी, है ना, डफला, मिश्मी, अबोर, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी और पटकोई बुम। ठीक है, फिर नागा, फिर मिजो पहाड़ियां, ये सब है। लेकिन गारो, खासी, जयंतिया मैंने आपको बताया ये उसका भाग नहीं है। किसका? ये हिमालय का भाग नहीं है, ये प्रायद्वीपीय पर्वतीय खंड का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार खंड का भाग है। सातों सिस्टर मैंने आपको याद कराई, अरुणाचल, असम, मेघालय, फिर त्रिपुरा और इधर नमामि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। फिर हम आ गए थे नदी तंत्र के आधार पर विभाजन, तो 5 नदियां थी, सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, दिहांग। सिंधु सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज काली के बीच जो है कुमाऊं हिमालय, काली तिस्ता के बीच नेपाल हिमालय, तिस्ता दिहांग या ब्रह्मपुत्र के मध्य असम हिमालय हमने देखा। और इन सब में सबसे बड़ा कौन सा था? नेपाल फैला पड़ा है सर, तो नेपाल सबसे बड़ा था। फिर हमने देखे प्रमुख हिमनद जो है, हिमाचल प्रदेश के बरदोस, सिगरी थे, एक सोना पानी था, है ना। उत्तराखंड के देखे गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडार, सिक्किम का जेमू, जेमू युंगडुंग, इसको याद रखना। लद्दाख में जो है सियाचिन, ये सब पढ़ते हैं। फिर हमने देखी भारत की प्रमुख डालियां, नुब्रा बोले नू बता, क्यों शोर मचाते हो, बोले मार खाते हैं। लद्दाख वाला आइटम जो है सारी घाटियां थी, कुल्लू, कांगड़ा, ये सब वहां थी। नीलांग फूलों की घाटी उत्तराखंड, यूथांग जो है नेपाल, सिक्किम, सॉरी, नेवरा जो है दक्षिण, नेवला, है ना, तो वही नेवला दीदी है, नेवला वाली दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल में पड़ती है। शांत घाटी जो है आपकी पड़ जाती है केरल में। जूकू घाटी, जूकू जाएगा नागालैंड है, नाग है वहां, है ना। चुंबी घाटी सिक्किम में, सिक्किम का स्ट्रक्चर भी ऐसा है। फिर बराक घाटी जो है आपकी इसमें पड़ती है, असम में। और अरकू वैली जो है आपकी आंध्र में पड़ जाती है। फिर हमने देखा प्रमुख दर्रे, है ना, इनको दोबारा नहीं रिपीट कर रहा हूं, टाइम बहुत लग जाएगा, इसको अगर आपको देखना है तो पहले ही जाके देख लेना। फिर हमने देखा भारत का विशाल मैदान, लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, नदियों द्वारा जो बहाकर निक्षेप लाया गया है उनसे निर्मित है ना। इसके भी फिर कैटेगराइजेशन था जो है मैदान के आधार पर, उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे ऊपर था भाबर, भब्बर मतलब बड़े बड़े पत्थर। फिर था तराई क्षेत्र, जहां स्लिम बॉडी वाले पत्थर थे। फिर था उसके बाद बांगर, मतलब जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जहां पहले कभी बाढ़ आई होगी उससे निर्मित है। फिर थी खादर, जो जहां हर साल बाढ़ से मिट्टी नई होती है। उसके बाद हमने देखा प्रायद्वीपीय पठारखंड, प्रमुख पठार हमने देख लिए थे प्रायद्वीपीय पठार में, है ना। ऊपर बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, है ना। इधर जो है दंड, उसका छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर को दामोदर नदी 2 भाग में बांट रही थी। और वो किसका हो जा रहा था? ऊपर हजारीबाग, नीचे रांची का पठार हो जा रहा था। फिर हमने इधर देखा दंडकारण्य का क्षेत्र, नीचे देखे दक्कन का पठार, छोटा नागपुर, दक्कन का पठार, दंडकारण्य का पठार, तेलंगाना और कर्नाटक का पठार। ठीक है, इन सब की डिटेल हमने यहां पढ़ ली थी, किसका विस्तार किससे है। और एक बात कि इसका जो चारों तरफ विस्तार है प्रायद्वीपीय खंड का, ऊपर दिल्ली कटक तक जाता है, इधर गुजरात में गिर की पहाड़ी तक, इधर छोटा नागपुर की राजमहल की पहाड़ियों तक, और नीचे किधर तक आता है? नीचे आपका नीलगिरी तक आता है, या इलायची की पहाड़ी या कार्डमम की पहाड़ी। ठीक है, फिर हमने इनका पूरा ये डिटेल देख ली थी। फिर हमने देखा थार का मरुस्थल, जो कि पूरी तरह से मरुस्थलीय क्षेत्र है, नदियां यहां है नहीं, बहुत कम है। लूनी नदी एकमात्र यहां पे है, बाष्पीकरण दर यहां की उच्च है। फिर हमने देखा पूर्वी तथा पश्चिमी घाट, जो कि पर्वतीय क्षेत्र है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नाईमुड़ी। दूसरे नंबर की है डोडा बेटा, और दक्षिण की तरफ है गुजरात से लेके केरल तक इसका विस्तार है। नीलगिरी पे पूर्वी और पश्चिमी घाट मिल जाते हैं। पश्चिमी घाट पश्चिम की ओर से ज्यादा ऊंचा है, पूर्वी की ओर से कम ऊंचा है, इसलिए पश्चिम की ओर इसकी वर्षा हो जाती है, पूर्वी की ओर इसके वृष्टि छाया क्षेत्र प्रदेश पड़ता है ना। और हमने क्या देखा? और हमने देखा इसमें 3 बड़े प्रमुख दर्रे पाए जा रहे हैं, थालघाट, बोरघाट, बोरे बोरे थाल लेके जाते हैं महाराष्ट्र में, और दूसरा था पालघाट केरल में। ठीक है, सह्याद्री भी इसको हम बोलते हैं। फिर हमने देखा पूर्वी घाट, ये जो है खंड इसमें जो है बटा हुआ है, सतत नहीं है, मतलब बीच में दरार है क्योंकि नदियां इधर गिर रही हैं। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी थी वो कौन सी थी? महेंद्रगिरी थी। फिर हमने देखा नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे जो दोनों का मिलन बिंदु है, और उसकी चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। फिर हमने देखे पश्चिम तटीय मैदान, जिनको 4 भागों में बांट रहे हैं। सबसे ऊपर है काठियावाड़ तट, फिर है आपका कोंकण तट, फिर है गोवा तट, फिर है आपका मालाबार तट। फिर इधर पूर्वी तटीय मैदान को भी 2 भागों में बांट रहे हैं, मालाबार, है ना, मालाबार, सॉरी, इधर है क्या कहते हैं वो, कोरोमंडल तट, और दूसरा कौन सा है ऊपर? उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार को भी 2 भाग में बांट रहे हैं, उत्कल और आंध्रा कोस्ट। ठीक है, ये इस तरीके से हमने देख लिया था। फिर हमने देखा द्वीप समूह, 2 बड़े द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह पड़ता है। लक्षद्वीप समूह छोटा द्वीप समूह है, जिसमें कुल 36 द्वीप है, 32 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। करबत्ती इसकी राजधानी है। मिनिकॉय इसका सबसे दक्षिणी द्वीप है। मिनिकॉय मेन जो है लक्षद्वीप से अलग होता है, किससे? 9 डिग्री चैनल से। मिनिकॉय मालदीव से अलग होता है 8 डिग्री चैनल से। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात इसमें से थी। और जो है इसकी सबसे बड़ा द्वीप इसका एड्रॉट है ना, और 1973 से इसका नाम लक्षद्वीप है। फिर हमने देखा अंडमान निकोबार को, अंडमान और निकोबार दोनों को अलग कौन कर रहा है? 10 डिग्री चैनल अलग कर रहा है। ठीक है, और अंडमान
ऊपर वाला जो है 4 भागों में, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। दक्षिणी और लिटिल अंडमान को अलग कर रहा है 10 डिग्री चैनल, ठीक है, सॉरी डंकन पास उनको अलग कर रहा है। फिर हमने देखा निकोबार का डिटेल देखी, निकोबार में कार निकोबार और जो है ग्रेट निकोबार 2 द्वीप है, ज्वालामुखी 2 द्वीप है, बैरन और नारकोंडम ज्वालामुखी है। सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है जो कि उत्तरी अंडमान का हिस्सा है। इस तरीके से हमने पूरा 10 मिनट के अंदर, 10 से भी कम लगे होंगे, रिवाइज भी कर लिया। यह कक्षा आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मुझसे और क्या चाहते हैं यह भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यह प्रयास आपको डिकोड एग्जाम का कैसा लग रहा है यह भी जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना तो आपकी जिम्मेदारी बनती ही है, इतना यहां तक पूरा देखने के बाद, और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मित्र मंडली, दोस्त, सखा, सहेलियों के साथ साझा भी अवश्य कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे फिर किसी अगली ऐसी ही अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।